हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब हब में, जहाँ पे मैं आपको आज हाइड्रॉन डाटा इंटरप्रेटर कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही है उसके अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये पार्ट आपका बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, लगभग 1 घंटे तक की वीडियो जा सकती है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर मैं लगभग 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट और HTML जैसी सभी टॉपिक्स हैं, उनमें से क्वेश्चंस इसके अंदर से मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी हम ऐसी ही वीडियो नहीं लेकर आएंगे तो उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी डाटा इंटरप्रेटर की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर कुछ अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो द एबिलिटी टू कंबाइन नेम्स एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि इसमें बताना है कि वो कौन सी एबिलिटी है जो नेम और एड्रेसेस को एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करके रखता है, कंबाइन करके रखता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के अंदर हम नेम और एड्रेस का जो है कंबाइन होता है उसको हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, यानी कि हमको कौन ये अनुमति देता है, यानी कि हम किसके अंदर ये एबल है कि हम एक सेम लेटर को, ठीक है, सेम लेटर को अलग अलग लोगों तक उसको फॉरवर्ड कर सके, भेज सके। ठीक है, तो मेल नंबर्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे पास लेटर है उसके अंदर हम सिर्फ उसका जो नाम, एड्रेस, जो भी हमको चेंज करना है पर्सन के हिसाब से वो हम चेंज करेंगे, और जो बाकी का लेटर होगा उसको हम क्या करते हैं, वैसे के वैसे उसको रख देंगे। ठीक है, तो वो एबिलिटी वो कौन प्रदान करता है? वो करता है मेल मर्ज। मेल मर्ज के अंदर क्या होता है, हम एक पूरा लेटर लिखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जब हम जिसको फॉरवर्ड करना होता है वहां पे उसका ऊपर हम एड्रेस, नेम वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज क्या करता है, मेल मर्ज के अंदर एक डाटाबेस होता है। ठीक है, डाटाबेस के अंदर क्या करते हैं हम, जिन लोगों के पास हमको डाटा या जो लेटर है वो शेयर करना है उसका हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसका नाम हो जाएगा, उसका जीमेल आईडी हो जाएगी, ठीक है, जीमेल आईडी या ईमेल आईडी जो भी है उसका, और उसका एड्रेस वगैरह, या कोई और कॉलम भी उसका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, पिन कोड हो गया। तो इन सभी जो भी डेटा उनका यूज़र का है जिसके पास हमको सेंड करना है उसकी हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, और फिर मेल मर्ज के माध्यम से क्या करेंगे, वहाँ पे हम थोड़ी सी कोडिंग करके, थोड़े से उनको डेटा को सेट करके, और हम उसको वहाँ पे एक टैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो भी डेटा इसके अंदर सेव करते हैं उसको वो क्या करता है, वहां से डेटा को उठाता है। ठीक है, तो मेल मर्ज के अंदर क्या होता है, वो डेटा जो एक लेटर है वो जितने भी हमने डेटाबेस के अंदर जो यूजर्स है उनकी लिस्ट बना रखी है वो सबके पास सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि हम एक ही लेटर को सेम, यानी कि सेम लेटर डिफरेंट पर्सन के पास हम सेंड कर सकते हैं, वो मेल मर्ज के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद ए डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम और एड्रेसेस को कंबाइन करके रख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइप ए बायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गटर मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई पेज होता है, ठीक है, पेज के पेज के साइड में जो हमको छोड़ना होता है एरिया, लेफ्ट राइट छोड़ते हैं हम उसको, और ऊपर नीचे भी छोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, जो ये एरिया छोड़ दिया हमने वो हो जाएगा अपना मार्जिन। ठीक है, तो उसमें बता रखा है कि गटर मार्जिन क्या होता है। गटर मार्जिन क्या होता है, मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड, ठीक है, बाइंडिंग साइड ऑफ पेज प्रिंटेड, यानी कि जहां से हम बाइंड करते हैं पेज को वहां से मार्जिन को छोड़ना गटर मार्जिन कहलाता है। ठीक है, जहां से हम पेज को बांधते हैं, ठीक है, इस तरफ से बांध दिया हमने, फिर इस तरफ से बांध दिया, बीच में से बांध दिया, तो वहां से जो जगह हम छोड़ेंगे उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है वो ज्यादा होगा, यहाँ पे एरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विच कैन बी यूज टू क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल्स। ठीक है, यानी कि कौन सा वो क्विक एक्सेस है जो हम लगभग जो कमांड है उसको यूज करते हैं, जो टूल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा टूल बार। टूल बार के अंदर हम क्विक एक्सेस जो होते हैं हमारे बटन्स होते हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो MS वर्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम फिलहाल के लिए भी MS वर्ड से चल रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जब चेंज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। तो ठीक है, फिलहाल अभी के लिए जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं वो MS वर्ड के अंदर से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए essential component to perform a mail merge operation। ठीक है, तो वर्ड फील्ड्स,
वर्ड फिल्स क्या होता है, जो कंपोनेंट, जो मेल मर्ज का कंपोनेंट होते हैं, मेल मर्ज हम का जो करते हैं उसका ऑपरेशन करते हैं, यानी कि मेल मर्ज ऑपरेशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट है वो जो इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो डाटा सोर्स भी आता है, मेन डॉक्यूमेंट भी आता है, और मर्ज फील्ड भी आते हैं कि कौन कौन से फील्ड हमको यहाँ पे लिंक करने हैं। लेकिन वर्ल्ड वर्ल्ड फील्ड जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो डी। अगला प्रश्न है, व्हेन द लैंग्वेज बार इज डैश इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि वह कौन सी लैंग्वेज बार है जो क्या करता है, हमको दिखाई नहीं देती स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जब आप डिस्प्ले यानी कि कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करोगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो जो हिडन हिडन लैंग्वेज बार है वो उसको करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप, ठीक है। ऑटो करेक्ट क्या करता है, कौन से शब्द को रिप्लेस करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट जो होता है वो मिस स्पेल्ड, यानी कि जो शब्द हम गलत लिख देते हैं उसको ऑटोमेटिक ठीक करने के लिए ऑटो करेक्ट काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, होम की यूजेस फॉर, जो होम की होता है हमारा, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर एक होता है होम की होता है, वो किस लिए होता है। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, नहीं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट के नहीं जाएगा। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बिगिनिंग में यानी कि पैराग्राफ के शुरू में भी नहीं जाएगा। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के भी स्टार्टिंग में नहीं जाएगा। लेकिन जब हम होम की को प्रेस करते हैं तो वो जो हमारी लाइन होती है, एक लाइन होती है हमारे पास, मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, लेटर है, उसके अंदर काफी सारी लाइंस हैं, ठीक है। और हमारा जो कर्सर वो फिलहाल के लिए यहाँ पे है, मान लीजिए, ठीक है। जब हम होम की को दबाएंगे तो जो हमारा कर्सर है वो इसी लाइन के स्टार्टिंग में जाएगा, ठीक है, ना कि डॉक्यूमेंट के, ना ही पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जाएगा, वो जाएगा जो लाइन के अंदर हमारा कर्सर रहेगा उसी लाइन के स्टार्टिंग के अंदर वो कर्सर हमारा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल के साथ यदि हम राइट एरो की प्रेस करते हैं, यानी कि जब हम कंट्रोल की, ठीक है, कंट्रोल की के साथ हम जो हमारा राइट एरो की, जो एरो की होते हैं ना, 4 के एरो की होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। तो उसमें से अगर हम ये दोनों की को प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस में राइट की, तो क्यों क्यों करते हैं, ठीक है। उसका टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, ठीक है। हमारे पास वर्ड है, कुछ भी वर्ड है, जैसे कि 4-5 वर्ड है हमारे पास, ठीक है। हमारा कर्सर है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे है, और मान लीजिए कि हमने दबा दिया कंट्रोल प्लस में राइट, ठीक है। तो वो एक वर्ड यानी कि इस एंड वर्ड को छोड़ के यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा, ठीक है। एक वर्ड क्या करेगा, वो मूव करेगा एक वर्ड के लिए, यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है, हमने कंट्रोल के साथ मैंने राइट प्रेस किया, राइट एरो की प्रेस की, तो वो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम कंट्रोल की को नहीं दबाएंगे, सिर्फ राइट एरो की दबाएंगे, तो वो जाएगा यहाँ पे, एक बार में यहाँ पे जाएगा, फिर दबाएंगे फिर यहाँ पे आएगा, फिर दबाएंगे फिर यहाँ पे आएगा कर्सर हमारा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस प्रकार से चलेगा। लेकिन यदि हम कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो वो एक वर्ड को स्किप करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंड की इज यूज्ड टू, यानी कि हमारे कीबोर्ड के अंदर जो एंड की होती है, ठीक है, उसका प्रयोग क्यों करते हैं। मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में जाने के लिए, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, हमने एंड की को प्रेस कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा कर्सर है वो कहाँ जाएगा, इसी लाइन के एंड में जाएगा, ठीक है। एंड की का यूज इस प्रकार से हम करते हैं, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में जाने के लिए हम एंड की का यूज करते हैं, और लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए होम की का, ठीक है, राइट। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस में पेज डाउन बटन इज यूज्ड फॉर, ठीक है। हमारे कीबोर्ड के अंदर पेज अप और पेज डाउन बटन भी होते हैं, ठीक है। तो हम उसको अगर कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं पेज डाउन को, तो क्या करेगा, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, जो हमारा पेज है, मान लीजिए हमारे पास 4-5 पेज है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ठीक है। हमारा जो कर्सर है वो इस पेज के ऊपर है, हमने कंट्रोल के साथ में पेज डाउन बटन दबा दिया, तो हमारा जो कर्सर है वो अगले पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से काम करता है, कंट्रोल के साथ हम पेज डाउन को बटन दबाते हैं तो, और कंट्रोल साथ में डाउन एरो की दबाते हैं, कंट्रोल प्लस में डाउन एरो की, जो नीचे वाले 4 बटन होते हैं ना, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो उसमें से अगर हम जी वाला दबाएंगे बटन डाउन एरो की, तो क्या होगा, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ही पेज है, ये इतना बड़ा पेज है, ठीक है, इतना बड़ा पेज है, हमारे पास एक पैराग्राफ ही होगा, ये एक पैराग्राफ ही हो गया, अगला पैराग्राफ हमारे पास ये हो गया, ठीक है।
उस प्रकार से अगला पैराग्राफ नीचे हो जाएगा। हमारा जो कर्सर है वो इस पैराग्राफ के अंदर है, हमने दबा दिया कंट्रोल प्लस में डाउन एरो की दबा दी, तो हमारा जो कर्सर है वो इस लाइन से उठकर इस लाइन के अंदर आ जाएगा, यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस में डाउन एरो की का इस्तेमाल इस प्रकार से हम करते हैं जब हम अपने कर्सर को एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के अंदर मूव करना चाहते हैं तब। ठीक है, और यदि हम कंट्रोल नहीं दबाएंगे, सिर्फ डाउन एरो की दबाएंगे, तो क्या करेगा वो एक लाइन नीचे जाएगा। अब भाई यहाँ पे हमारा हमने डाउन एरो की दबाई, ठीक है, तो वो अगली लाइन में आ जाएगा, फिर दबाएंगे फिर अगली लाइन में, फिर दबाएंगे फिर अगली लाइन में, इस प्रकार से चलेगा अगर हम बिना कंट्रोल के दबाएंगे। और कंट्रोल से में दबाएंगे तो क्या करेगा वो पैराग्राफ के अंदर जाएगा। ठीक है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के अंदर। अगला प्रश्न है पेज अप की इज यूज्ड फॉर। ठीक है, जो हमारा पेज अप की होता है, पेज डाउन बता रहे थे मैंने भी, पेज डाउन के लिए, और पेज अप की किस लिए होता है, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, एक स्क्रीन ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, पेज अप की का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो की इज यूज्ड टू। कंट्रोल के साथ में अगर हम लेफ्ट एरो की जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, एक वर्ड इस तरफ जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ में राइट लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे है हमारा, हमने दबा दिया कंट्रोल प्लस में राइट एरो की, नहीं लेफ्ट एरो की। अब मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हमने कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस कर दी, तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार और दबाएंगे फिर यहाँ पे, एक बार और दबाएंगे फिर यहाँ पे, एक बार और दबाएंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से मूव करेगा कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो की। अगला प्रश्न है पेज डाउन की इज यूज्ड फॉर। पेज डाउन की क्या करता है, एक स्क्रीन डाउन जाने के लिए, नीचे जाने के लिए हम पेज डाउन बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल के साथ में क्या करेगा, वो एक पेज डाउन जाएगा। अभी एक सिंगल दबाएंगे तो एक स्क्रीन डाउन, और कंट्रोल से में दबाएंगे तो एक पेज डाउन नीचे जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस में पेज अप की इज यूज्ड टू। ठीक है, कंट्रोल के साथ में पेज अप की का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मूव द कर्सर वन पेज अप, एक पेज ऊपर जाने के लिए कंट्रोल प्लस में पेज अप की दबाते हैं, और एक पेज नीचे आने के लिए कंट्रोल प्लस में डाउन, पेज डाउन बटन। ठीक है, अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस में अप एरो की का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप, एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए हम अप एरो की का इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल के साथ में, और कंट्रोल प्लस में डाउन एरो की दबाएंगे तो एक पैराग्राफ नीचे जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल के साथ में अगर हम राइट एरो की दबाएंगे तो एक वर्ड लेफ्ट राइट जाएगा, और कंट्रोल के साथ में अगर हम लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो एक वर्ड लेफ्ट की तरफ जाएगा हमारा जो कर्सर है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन से लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता दीजिए। ठीक है, तो वो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट भी जरूर कर देना कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, और इस वीडियो को सबके पास शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी मेहनत कर रखी है। इसके अंदर जो लगभग 100 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो वो ढूंढ के मैंने लिखे हैं, तो इसमें मेरी मेहनत लगी है, तो मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस में होम की इज यूज्ड। कंट्रोल के साथ अगर हम होम की दबाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा उसके बिगिनिंग में जाएगा, हमारे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस में होम की का हम यूज करेंगे। और कंट्रोल एंड किस लिए होगा, डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए। ठीक है, होम यानी कि स्टार्टिंग में जाने के लिए हमारे पास मान लीजिए डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पेज भी लगभग कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एक पेज हो सकता है, 2 पेज हो सकता है, 3 पेज हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 पेज मान लिए हमने। ठीक है, हमारा इसके अंदर कंटेंट है सारा। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 के अंदर हमारा कंटेंट है। मान लीजिए हम पेज नंबर 2 के ऊपर हैं, हमने दबा दिया कंट्रोल प्लस में होम की दबाएंगे तो हमारा जो कर्सर वो लाइन के स्टार्टिंग में जाएगा, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। ठीक है, पहले पेज के ऊपर सबसे आगे, और एंड की दबाएंगे तो लास्ट पेज के बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा हमारा कर्सर। ठीक है, तो एंड की डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस में होम की डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से बताना है कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड और एमएस वर्ड। तो ठीक है, तो तीनों ही क्या है, हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। एमएस वर्ड कौन सी फाइल स्टार्ट करता है, तो winword.exe। ठीक
तो ये फाइल क्या करता है, एमएस वर्ड स्टार्ट करता है। अगला प्रश्न है, यदि हम एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस में एन की प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, डॉक्यूमेंट सेव होगा? नहीं। डॉक्यूमेंट ओपन होगा? नहीं। डॉक्यूमेंट क्लोज होगा? नहीं। न्यू पेज यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। एक नया वर्ड जो एमएस वर्ड है सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस में एन की का हम यूज करेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कंट्रोल एस, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, और क्लोज करने के लिए हम एल्ट F4 का भी यूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल W का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, टू एग्जिस्ट फ्रॉम द रिज्यूम वर्ड विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग ए रिज्यूम, क्लिक खालिस्तान यानी कि डैश बटन इन एनी पैनल इन द रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, अगर हमको रिज्यूम विजार्ड से बाहर आना है बिना रिज्यूम को बनाए, ठीक है, तो हम कौन सा बटन को प्रेस करेंगे? तो फिनिश बटन को हम प्रेस करेंगे। हमारा जो रिज्यूम विजार्ड है वो फिनिश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और हम बिना रिज्यूम क्रिएट करे डॉक्यूमेंट के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एग्जिट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड? क्रॉस रेफरेंस कैसे, मतलब इंसर्टेड क्या इंसर्ट होता है एज ए क्रॉस रेफरेंस? ठीक है, तो वर्ड फील्ड्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन? सेक्शन ब्रेक ऑप्शन कौन सा नहीं है इसके अंदर से? नेक्स्ट पेज, ओड पेज, इवन पेज। ठीक है, इनमें से ये नहीं है। जो प्रीवियस पेज है वो क्या करता है, सेक्शन ब्रेक ऑप्शन है, नहीं है। ठीक है, सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है, नोट पूछ रखा है ना। ठीक है, तो नहीं है, तो प्रीवियस पेज। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस वर्ड? इनमें से हमको बताना है कि जो एमएस वर्ड के वर्जन आए हैं 2003 है, 2007 है, तो इनमें से कौन सा है जो वर्जन नहीं है, वैलिड वर्जन नहीं है? 2007 भी था, 2016 भी है, ठीक है, और 2365 भी है। ठीक है, लेकिन ऑफिस विजिटा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड? ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है इस पेज के ऊपर हेडर और फुटर प्रिंट होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो हर पेज के ऊपर प्रिंट होगा। जब हम इंसर्ट करते हैं हेडर और फुटर को, तो बाय डिफॉल्ट वो एवरी पेज यानी कि हर पेज के ऊपर वो इंसर्ट होगा, जितने भी पेज हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे। हम कस्टमाइज करके उसको जिस पेज पे भी लगाना चाहते हैं उस पेज पे हम लगा सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो एवरी पेज के लिए होता है। अगला प्रश्न है, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन? ठीक है, हम कहाँ से हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार को फाइंड कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर? ठीक है, ऑन द राइट कॉर्नर, ऑन द राइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है उसके राइट तरफ, ठीक है, दाईं तरफ होता है उसके। अगला प्रश्न है, कंट्रोल जी इज यूज्ड फॉर? कंट्रोल जी जो शॉर्टकट की होती है उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ठीक है, ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। ठीक है, यानी कि गो टू टैब ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी का हम प्रेस करते हैं। ठीक है, और फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन होता है और उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, या गो टू जो सेक्शन होता है उसको लिए। ठीक है, तो 3 ऑप्शन उसके अंदर होते हैं। तो जब हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड वाला डॉक्यूमेंट जो होगा, फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन होगा। कंट्रोल एच करेंगे तो रिप्लेस वाला हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए, कंट्रोल फाइंड, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, और कंट्रोल जी गो टू टैब के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन डिसाइड टू अप्लाई और नोट इन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर फॉर्मेट और फॉन्ट फॉर्मेट, ये हम क्या करते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। जब हम ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर हम चूज कर सकते हैं कि हमको कौन सा फॉर्मेट है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम इसमें से डिसाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन सेल? ठीक है, अगर सेल के ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है तो उसको रिमूव हम कैसे करेंगे? चूज नन ऑन बॉर्डर टैब फॉर फॉर्मेट सेल्स। ठीक है, जब हम जिस भी सेल से हमको बॉर्डर को रिमूव करना है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और
हम क्या करेंगे, बॉर्डर का जो ऑप्शन होता है, बॉर्डर का जो टैब होता है, उसके अंदर से हम नन, बॉर्डर नन को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेट सेल टूल बार एंड देन चूज फर्स्ट टूल नन। ठीक है, तो वहां से भी हम इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ क्या है, इसका जो राइट आंसर है, ए भी हम कर सकते हैं और बी भी कर सकते हैं। बॉर्डर को हमको रिमूव करना है। ठीक है, तो बॉर्डर को हम रिमूव कर सकते हैं, बॉर्डर टाइप की जो फॉर्मेट सेल होती है उसको हम नन कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर टूल का जो फॉर्मेट लिस्ट होती है उसके अंदर हमको बता रखा है कि हमको बॉर्डर कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है, चारों तरफ लगाना है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है नन। ठीक है, नन का मतलब होता है किसी भी तरफ नहीं। ठीक है, तो वो बॉर्डर हट जाएगा वहां से। अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर फॉर ए रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल। ठीक है, अभी एक्सेल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से 31 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से एमएस एक्सेल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर, शेडिंग कलर को हम कहाँ से सेट कर सकते हैं, फॉर ए रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल्स। ठीक है, एक रेंज के लिए हम शेडिंग कलर कहाँ से चूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, चूज रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम पैटर्न टैब ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होते हैं, प्री डिफाइंड टैब फॉर्मेट होते हैं, वहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर चूज रिक्वायर्ड कलर ऑन फिल कलर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर जो फिल कलर होता है वहां से भी हमको इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। फिर चूज रिक्वायर्ड कलर ऑन फिल कलर टूल इन ड्रॉइंग ड्रॉइंग टूल बार, ड्रॉइंग टूल बार के अंदर से भी हम फिल कलर को चूज करके हम उसकी शेडिंग कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका तीनों ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, तो हम कौन सा भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम। हम एक्सेल के अंदर पेज बॉर्डर को कहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। हम एक्सेल के अंदर पेज बॉर्डर को सेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर पहले से ही बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, बॉक्सेस के आधार पर वो काम करता है, तो उसके अंदर पेज बॉर्डर होता ही नहीं है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, टेबल्स होती हैं, सेल होती हैं। ठीक है, तो यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर हम पेज बॉर्डर को सेट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, व्हेन ऑल द नंबर बिटवीन 0 एंड 100 इन ए रेंज। ठीक है, शुड बी डिस्प्लेड इन रेड कलर अप्लाई। यानी कि हमको क्या करना है, 0 से लेकर 100 तक हमको जो भी नंबर डिस्प्ले हो रखा है उसका कलर रेड करना है। तो हम कैसे करेंगे, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर से जाकर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का हम यूज करेंगे और वहां पे हम कमांड देंगे कि 0 से लेकर 100 तक के जो भी नंबर्स हैं उनका जो कलर है वो रेड हो जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर से जाकर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं तो वहां हम कंडीशनल को कहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेल वैल्यू से कर सकते हैं और फॉर्मूला से कर सकते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, यू कैन चेक द कंडीशनल अगेंस्ट कंडीशंस अगेंस्ट सेल वैल्यू एंड फॉर्मूला व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लेकर कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। ठीक है, यू कैन ऐड मोर देन वन कंडीशन टू चेक। हम एक से अधिक कंडीशंस को यहाँ पे रन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, राइटर है, यू कैन अप्लाई फॉन्ट कलर बॉर्डर एंड पैटर्न फॉर्मेट दैट मीट्स द स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। यू कैन सेट कंडीशंस टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक ऑन देम। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, बोल्ड और इटैलिक जो भी हमने मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है उसको हमने बोल्ड कर रखा है या इटैलिक कर रखा है, उसको सेट करने के लिए, लुक करने के लिए, देखने के लिए हम कंडीशंस को नहीं लगा सकते। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल कंडीशन, जैसे कि हमने क्या कर रखा है, जब पिछले पिछले क्वेश्चन में देखा ना कि 0 से लेकर हमको क्या करना, 100 तक के जो भी नंबर्स है उसका जो कलर है वो रेड करना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बोल्ड और इटैलिक वर्ड को फाइंड करने के लिए, देखने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो
ऑप्शन ए है सीट टैब कैन बी कलर्ड। ठीक है, जो नीचे एमएस एक्सेल के अंदर जो सीट होती है, सीट टैब होती है, ठीक है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राइट है। सम पिक्चर्स कैन बी अप्लाइड एज बैकग्राउंड ऑफ ए सीट। हम अपने सीट के बैकग्राउंड में पिक्चर्स को भी लगा सकते हैं। ठीक है, यू कैन सेट द कॉलम विथ ऑटोमेटिकली फिट द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, तो उस टेक्स्ट के हिसाब से हमारे कॉलम की विड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये भी राइट है कि वो भी होता है, हम ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के हिसाब से इसकी जो सेल की विड्थ होती है, कॉलम की विड्थ होती है, इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, द विड्थ ऑफ ए रो एंड बी स्पेसिफाइड मैन्युअली और फिट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन, जो ये ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, इनवैलिड स्टेटमेंट है ये, लेकिन जो बाकी के तीनों है वो वैलिड स्टेटमेंट्स है। ये चीज इसके अंदर होती है लेकिन ये वाला नहीं होता। अगला प्रश्न है, यू कैन यूज द फॉर्मूला प्लेट टू। जो फॉर्मूला प्लेट होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है? ठीक है, क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। फंक्शंस को लेकर हम जो फॉर्मूला होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हेन ए रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल। जब हम किसी भी एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो पिछली एक्टिव जो प्रीवियस, यू कैन एक्टिवेट द प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, प्रेस द एल्ट की नहीं, ठीक है, प्रेस टैब की नहीं, प्रेस एंटर की नहीं। ठीक है, तो हम पिछली सेल को एक्टिवेट करने के लिए इनमें से कौन सी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो नन ऑफ द अब वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टूल यू विल यूज टू ज्वाइन सम सेल एंड प्लेस द कंटेंट एट द मिडल ऑफ द ज्वाइन सेल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सेल्स है, 2-3 सेल्स है, उसको हमको क्या करना है, इनको एक सेल बनाना है। ठीक है, एक सेल बनाना है और हम उसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, तो उसका हम किसका हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा बटन है जिसका हम इस्तेमाल करके हमारे 3 कॉलम को हम एक कॉलम के अंदर मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन मर्ज सेल चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स है, जो मर्ज सेल होता है ऑप्शन, यहाँ पे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर मर्ज सेल एक ऑप्शन होता है, उसका चेक बॉक्स हम ऑन कर सकते हैं। वहां से उस बटन को हम जब क्लिक करेंगे तो, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। तीनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेटिंग सेल डायलॉग बॉक्स में जाकर मर्ज सेल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे 3 कॉलम एक कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और जिसका अंदर के टेक्स्ट होंगे वो टेक्स्ट सेंटर में चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, टैब स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल स्क्रीन। ठीक है, टैब स्क्रॉल बटन आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल स्क्रीन टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर टैब स्क्रॉल बटन प्लेस्ड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार। ठीक है, नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स क्या होता है, शोज द नेम ऑफ सेल और रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। जिस भी सेल के अंदर हम या फिर जिस भी रेंज के अंदर हम कार्य कर रहे हैं वो उस रेंज को या उस सेल को दिखाने के लिए, उस सेल को दिखाने के लिए द नेम बॉक्स क्या करता है, काम करता है। ठीक है, द नेम बॉक्स क्या करता है, शो द नेम ऑफ सेल, सेल का नेम दिखाने के लिए, या फिर रेंज करेंटली वर्किंग ऑन, जिस रेंज के अंदर जो भी रेंज हमने सिलेक्ट कर रखी है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस रेंज को शो करने के लिए नेम बॉक्स काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईच एक्सेल फाइल इज ए वर्कबुक दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए शीट इन वर्कबुक। ठीक है, यानी कि हमारे एक्सेल के अंदर क्या करता है, वर्कबुक्स होती है। ठीक है, वर्कबुक्स होती है, वर्कबुक्स के अंदर हम मल्टीपल शीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताना कि हमको विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए शीट इन वर्कबुक। कौन सी शीट होती है जो एक वर्कबुक के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो वर्क शीट होती है, चार्ट शीट होती है, मैक्रो शीट होती है, लेकिन डाटा शीट नहीं होती। ठीक है, डाटा शीट नहीं होती। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड सही नहीं है।
ठीक है। प्रेस F2 से हम क्या कर सकते हैं, सेल के डाटा को एडिट कर सकते हैं। क्लिक ऑन फॉर्मूला बार के अंदर हम क्लिक करके उससे सेल के डाटा को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक द सेल, डबल क्लिक यानी कि सेल के ऊपर डबल क्लिक करके हम उस सेल को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड क्या है, राइट है, लेकिन कौन सा हमको बताना है, नॉट करेक्ट है, लेकिन नहीं है। ठीक है, प्रेस द एल्ट की वो प्रेस करके हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है यही गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये मेथड गलत है। बाकी तीनों मेथड क्या है, सही है, लेकिन हमको बताना है गलत मेथड बताना है। ठीक है, तो प्रेस द एल्ट की, इसका गलत मेथड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा सोर्स इन एक्सेल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ मर्ज कर सकते हैं। इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजली क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल्स, यानी कि फॉर्मूला सेल्स की जो वैल्यूज को हम कैसे अपडेट करेंगे इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। जो ऑटो कैलकुलेट मोड है वो एक्सेल का वो डिसेबल्ड है, और हमको क्या करना है, फॉर्मूला की जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है। तो हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो F9 के द्वारा हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। F9 के द्वारा हम अपडेट करेंगे अपने फॉर्मूला सेल की वैल्यूज को। ठीक है, अगला प्रश्न है, यू वांट टू सेट सच दैट व्हेन यू टाइप बैसाख एंड ड्रैग द फिल हैंडल एक्सेल शुड प्रोड्यूस जस्ट asad and so on, what will you set the effect that। यानी कि हमने क्या कर रखा है, एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, हमको एक लिस्ट बनानी है जिसमें हम महीनों के नाम लिखते हैं, लेकिन किस प्रकार से, जैसे हम करते हैं ना बैसाखी, जेठ, अषाढ़, सावन, इस प्रकार से। तो जब यूजर इसके अंदर क्या करता है, बैसाख लिखता है, ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, यहाँ से पकड़कर उसको नीचे ड्रैग करता है। ठीक है, तो ड्रैग करने से क्या होगा, वो एक सीरीज फिल होगी। ठीक है, तो उस सीरीज में क्या क्या आएगा, बैसाख आएगा, जेठ आएगा, अषाढ़ आएगा, सावन आएगा, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो वो किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, कस्टम लिस्ट बनाते हैं उसके लिए कि जो हम फिल करते हैं, जैसे हम 1 2 3 फिल करते हैं। ठीक है, 1 2 3 हमने कर दिया, और हमने इनको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दिया, यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया, तो क्या करेगा, आगे आगे 4 5 6 इस प्रकार से सीरीज बनती चली जाएगी। तो इसी प्रकार से इस प्रकार इसका है बैसाख का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टम लिस्ट हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट तो होता नहीं है। जैसे जनवरी फरवरी तो होता है, ठीक है, जनवरी फरवरी होता है, लेकिन इस प्रकार से ये महीनों के नाम इस प्रकार से नहीं होते जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, ये हिंदी भाषा हरियाणी भाषा के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कस्टम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेयर कैन यू चेंज ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड इन एक्सेल। कि हम कहाँ से ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन का जो मोड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे हम फाइल के अंदर, गो टू फाइल के अंदर जाके ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शन के अंदर फॉर्मूलाज के अंदर कैलकुलेशन ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूलाज के अंदर कैलकुलेशन ऑप्शन एंड मार्क द कोरस्पॉन्डेंस रेडियो बटन। उसके अंदर एक बटन होगा कोरस्पेंडिंग रेडियो बटन। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा। उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम उसके मोड को चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइन इन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट के अंदर जो ग्रिड लाइन होती है, यानी कि लाइनें होती हैं इस प्रकार से, ठीक है, उसको कैसे हाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, या तो जा सकते हैं हम गो टू टूल्स के अंदर, देन ऑप्शन के अंदर, और व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव चेक बॉक्स नेम्ड ग्रिड लाइन। क्योंकि जब हम टूल्स के अंदर जाएंगे हम ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होगा ग्रिड लाइन का। ठीक है, ग्रिड लाइन का जो चेक बॉक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। उसको जो अगर चेक लगा हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे, उसको चेक को हटा देंगे। तो क्या होगा, जो ग्रिड लाइन के अंदर होती है वो रिमूव हो जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक ग्रिड लाइन टूल ऑन फॉर्म्स टूल बार। फॉर्म्स टूल बार के अंदर एक ग्रिड लाइन का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो भी क्या होगा, हमारी ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है, तो बोथ ऑफ द अबोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। एक्सेल स्क्रीन के अंदर कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो ऑन और ऑफ नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर्मूला बार भी रहेगा, स्टेटस बार भी रहेगा, और टूल बार भी रहेगा। ये क्या है, हमेशा ऑन रहेंगे, इसको हम ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो नन ऑफ द अबोव। अगला प्रश्न है, what happens when you press Ctrl X after selecting the some cells in Excel। यानी कि हमने एक्सेल के अंदर कोई भी सेल है,
ठीक है, कोई सेल हमने सेलेक्ट कर रखी है और सेलेक्ट करने के बाद में हमने दबा दिया कंट्रोल प्लस में एक्स। कंट्रोल प्लस में एक्स दबाएंगे तो क्या होगा, द सेल सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग, कि उसके अंदर जो डाटा है वो कट होने के लिए मार्क हो जाएगा, उसका जो डाटा है वो कट हो जाएगा वहां से, और जहां पे हमको पेस्ट करना है वहां पे हम कंट्रोल प्लस में वी का दबाकर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स क्या करता है, हमारा कट करने का काम करता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, कि इनमें ऑप्शन है जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं है। राइट, यानी कि सिक्योर रूट वाला ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो, यानी कि हम कौन सी कमांड है जिसकी मदद से हम कॉलम को डाटा इनटू रो के अंदर, यानी कि कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज कमांड होगी, उसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इट इज एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू एडजेसेंट सेल ऑन ए वर्कशीट व्हेन। ठीक है, नो डाटा विल बी एंटर्ड इन एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल के अंदर कोई भी डाटा एंटर नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक सिलेक्शन, कि कौन सा सेल पॉइंटर है जो पॉइंटर इंडिकेट्स करता है कि आप सिलेक्शन कर सकते हो, यू कैन मेक सिलेक्शन। ठीक है, डॉक्टर सिंबल प्लस, यानी कि बिग प्लस एक ऐसा निशान आएगा जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी सेल्स होते हैं, मान लीजिए कि हमारे एक्सेल शीट के अंदर ऐसे सेल्स हैं। ठीक है, और इन सेल को हमको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है या फिर इसको सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इस सेल के ऊपर अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे तो वो एक प्लस साइन के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन से अगर आ जाता है उसका जो साइन है, जब भी देखो यहाँ पे पॉइंटर है, जो मैंने यहाँ पे जो माउस को पॉइंटर है वो क्या एक डॉट की तरह है। ठीक है, मार्कर की तरह है। जब मैं इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से कर देता हूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो क्या आएगा, हमारा ये कर्सर आ गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, जो माउस को देखो आप, कर्सर आ गया। ठीक है, जब हम एक्सेल के अंदर करेंगे, हमें डाटा को सिलेक्ट करेंगे, तो इस कर्सर की जगह एक प्लस का साइन आएगा, इस प्रकार से जो दिखा रखा है साइन, इस प्रकार से डार्क आएगा, वो बिग बिग हो जाएगा वो। ठीक है, तो डार्क प्लस का साइन जब आएगा तब हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज फिल करने के लिए किस प्रकार का साइन आएगा, स्मॉल थिन प्लस साइन। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए बिग आ जाएगा और सिलेक्ट करने के लिए बिग साइन आएगा। ठीक है, और फिल सीरीज करने के लिए छोटा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और वो कब आएगा, जब हम, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर रखा है इस प्रकार से, ये एक सेल है, ऊपर भी सेल है, मान लीजिए ऊपर वाली सेल हमने सिलेक्ट कर रखी है, जो लास्ट की सेल हमारी है, वो लास्ट की सेल हमारी ये है, तो इसकी कोने पे, इस कोने पे जब हम माउस को लेकर आएंगे, अपने माउस को लेकर आएंगे, तो एक प्लस का साइन आएगा छोटा सा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम सीरीज को फिल कर सकते हैं। जब वो साइन आएगा तो हम सीरीज को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द अगला प्रश्न है, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मूव द कंटेंट ऑफ अदर सेल। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर का कंटेंट मूव करने के लिए किस प्रकार का पॉइंटर इंडिकेट्स आएगा, किस प्रकार का साइन आएगा। ठीक है, माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, माउस पॉइंटर के ऊपर आएगा एक एंकर का टिक आएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम एक सेल के डाटा को दूसरी सेल के अंदर ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम वाई। ठीक है, यानी कि जो कॉलम होता है उसकी जो विड्थ है उसको ऑटो फिट किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे, डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से कॉलम है। ठीक है, इस प्रकार से कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 होता है, यहाँ पे 1 2 3 होता है, यहाँ पे ऊपर क्या होता है, ABCD होता है, ABCD। ठीक है, और मान लीजिए कि हमको इस सेल का जो कंटेंट है, जो उसकी विथ है, कंटेंट इस सेल की विथ है, उसको हमको कंटेंट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, तो इसी सेल के ऊपर इस साइड पे, राइट साइड पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे,
जहाँ पे जो लाइन मिलती है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक साइन आएगा। वो साइन आने के बाद में आप डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर, ठीक है। डबल क्लिक करते ही वो क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा उसके अनुसार, जो भी डाटा इसके अंदर फिल होगा, उस सेल के अंदर फिल होगा डाटा, उस प्रकार से वो ऑटो फिट हो जाएगी उसकी विड्थ को, ठीक है। तो डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर के ऊपर, कॉलम के राइट बॉर्डर के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो उसकी जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मैनी लाइंस विद इन ए सेल, यू कैन डू दिस थ्रू। यानी कि हमारे पास एक लॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है, और उसको हम कैसे ब्रोक कर सकते हैं मैनी लाइंस के अंदर, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, वो क्या करता है, अगर एक सेल है हमारे पास, इतनी बड़ी हमारे पास सेल है, लेकिन डाटा क्या है वो आगे तक जाता है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, एक डाटा को इसी सेल के अंदर आगे की लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट इन फॉर्मेट सेल के अंदर रैप टेक्स्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो अब आगे स्टार्ट हो गया नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। 60 से आगे नेटवर्किंग से क्वेश्चन रिलेटेड आ गए हैं, ठीक है। इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ओन, जो इंटरनेट है वो इंडिया में कब से शुरू हुआ था, तो 15 अगस्त 1995 के अंदर भारत में इंटरनेट शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूआरएल। यूआरएल क्या है, यूआरएल क्या है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो भी कोई वेबसाइट है उसका एक एड्रेस होता है, उसको हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। और यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। ये इंटरनेट की फुल फॉर्म है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICANN, ठीक है। ICANN की फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ICANN की, ठीक है, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म HTTPS मीन्स, यानी कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। अगला प्रश्न है, जीमेल इज द एग्जाम्पल ऑफ। जीमेल किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। ईमेल सर्विसिंग होती है इसके ऊपर। जीमेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं अपने दोस्तों के पास, अपने ऑफिस के जो भी कर्मचारी उनके पास, अपने कलीग के पास, ठीक है। तो जीमेल क्या है, ईमेल सर्विसिंग चीज है, ठीक है। एक ईमेल सर्विसिंग सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। कंट्री कोड के हिसाब से टॉप लेवल डोमेन्स कौन सा नहीं है, .in है, .cn है, .da है, लेकिन .cat नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है .cat। अगला प्रश्न है, ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय ए वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर टेम्पररी फॉर द सेशन इज कॉल्ड। यानी कि एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है जब कोई भी यूजर वेबसाइट को विजिट करता है, तो उसके कंप्यूटर के अंदर या फिर फोन के अंदर अगर वो वेबसाइट विजिट करता है तो फोन के अंदर छोटी सी फाइल क्रिएट होती है जो टेम्परेरी होती है। वो कब तक रहेगी, जब तक आप उस वेबसाइट के ऊपर रहोगे, जब तक वो सेशन चालू रहेगा तब तक वो फाइल उसके अंदर रहेगी। तो उस फाइल को हम क्या कहते हैं, उस फाइल को हम कहते हैं कुकीज़, ठीक है। कुकीज़ स्टोर होती है हमारे फ़ोन के अंदर, जिससे क्या होता है, हमारी जो भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि बार बार कंटेंट को लोड करना नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, इन ए वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सिक्योर द वेबसाइट। यानी कि हमारे पास वेब ब्राउजर है, कोई भी वेब ब्राउजर है, और उसके अंदर किसी वेबसाइट को सिक्योर करना है, सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस वेबसाइट को फेवरेट कर देंगे, ठीक है। फेवरेट कर देंगे तो वो हमारी वेबसाइट है वो सेव हो जाएगी। अगला प्रश्न है, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड, ठीक है। जो स्टोरेज एरिया होता है ईमेल मैसेज का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेल बॉक्स, जहाँ पे हमारी सारी मेल्स स्टोर होती हैं और हमको डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट यूजेस। इंटरनेट क्या यूज करता है चलने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, पैकेट स्विचिंग करता है, ठीक है। तो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो पैकेट स्विचिंग करता है। मान लीजिए कि हमने गूगल पे कुछ सर्च कर लिया, ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा वो पैकेट्स के हिसाब से, छोटे छोटे टुकड़े के हिसाब से हमको प्रोवाइड करेगा, और
हमारे पास आते आते वो एक पूरा फॉर्म बन जाएगा, लेकिन जब इंटरनेट से डाटा आएगा तो वो पैकेट्स के थ्रू आएगा। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं डाटा के, वो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आने से पहले ही वो क्या करता है, एक पूरा पूरा इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो वो पैकेट स्विचिंग का यूज़ करता है, जिससे कि जो डाटा है हमारा वो फास्टली जा सके। अगला प्रश्न है, एप्पल सफारी वाज रिलीज्ड इन डैश ईयर। जो एप्पल सफारी है वो कब रिलीज हुआ था, तो वो हुआ था 2003 के अंदर। अगला प्रश्न है, इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी व्हाट डज डीएनएस स्टैंड्स फॉर। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अनुसार डीएनएस का क्या नाम है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी। तो डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, ए स्टोर्ड लिंक्ड टू ए वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव ए क्विक एंड इजी एक्सेस टू इज लेटर इज गोल्ड। यानी कि कोई भी हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक स्टोर्ड लिंक बना देते हैं, दो हमको बाद में क्विक यानी कि जल्दी से उसको हम एक्सेस कर सके, तो हम क्या करेंगे, तो उस वेबसाइट को हम क्या कर देंगे, उस वेबसाइट को हम बुक मार्क कर देंगे। बुक मार्क करने से वो वेबसाइट हमारे क्विक एक्सेस के अंदर सेव हो जाएगी, और वहाँ पे हम क्लिक करके उस वेबसाइट को हम कभी भी वेब पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, उस वेबसाइट पर कभी भी जा सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, बुक मार्क कर देते हैं, फेवरेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि बार बार हमको वेबसाइट ढूंढनी ना पड़े। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज कॉमनली यूज टू स्टोर एनी डिलीटेड ईमेल्स। जो ईमेल्स होती है उसके अंदर से हमने कोई ईमेल डिलीट कर दी, तो वो जो डिलीट हुई ईमेल है वो कहाँ पे जाती है, सामान्यतः वो कहाँ पे जाती है, तो वो जाती है ट्रैश के अंदर। ठीक है, और ट्रैश के अंदर वो रहती है 30 दिन के लिए। 30 दिन तक अगर आप उस ईमेल को वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो रिस्टोर हो जाएगी, और 30 दिन के बाद वो वहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम कोई भी मेल डिलीट करते हैं वो हमारे ट्रैश के अंदर जाती है, ईमेल ट्रैश के अंदर जाएगी वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश अलाउज यूजर टू सेंड ए फाइल विद ईमेल। यानी कि ईमेल के द्वारा हम, इसमें इसका मतलब है कि ईमेल के द्वारा यूजर्स फाइल को कैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अटैचमेंट्स के थ्रू फाइल्स को अटैच करके हमारे ईमेल के साथ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन ए वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिट वेबसाइट। ठीक है, किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर अगर हमको जो फ्रीक्वेंटली विजिट वेबसाइट है, जो हम बार बार उसको यूज़ करते हैं, उस वेबसाइट पर जाते हैं, तो उस वेबसाइट को सेव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, फेवरेट कर देंगे। उस वेबसाइट को फेवरेट कर देंगे। फेवरेट करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा यूआरएल होता है वेबसाइट का, जहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल होता है, उसके सामने एक स्टार करके कुछ बटन होता है। ठीक है, स्टार बटन का मतलब होता है फेवरेट। ठीक है, उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो स्टार हो जाएगी, और हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि इंटरनेट से कोई भी फाइल को अगर हम हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे हम डाउनलोडिंग। ठीक है, कि हमारे इंटरनेट के ऊपर कोई फाइल है, कोई इमेज है, उसको हम अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे तो वो डाउनलोडिंग हो जाएगी, और अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर हम उस फाइल को स्टोर करवाएंगे तो वो हो जाएगी अपलोडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, द डैश मॉडल डिफाइंस हाउ डिवाइसेस शुड ट्रांसमिट डाटा बिटवीन them and enables communication over network and large distance। ठीक है, तो वैसी कौन सी डिवाइसेस होती है, कौन सा मॉडल होता है, तो वो होता है टीसीपी या फिर आईपी। आईपी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, टीसीपी या फिर आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन अगला प्रश्न है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बोथ ओनली। अगला प्रश्न है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। दोनों तरफ की डायरेक्शन
के अंदर ट्रांसमिशन जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, उसका प्लेस लेती है, बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम इज कॉल्ड, यानी कि एक बार में एक तरफ से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फिर दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। कम्युनिकेशन दोनों तरफ होगा, लेकिन एक बार में एक तरफ से ही कम्युनिकेशन होगा। जब हम यहाँ से सेंड कर देंगे, वहाँ पे रिसीव हो जाएगा, तो वहाँ से फिर उसके बाद में वो मैसेज सेंड कर पाएगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम हाफ डुप्लेक्स कहेंगे। और फुल डुप्लेक्स किस में होगा, जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा और दोनों ही एक समय पर काम एक समय पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो हो जाता है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, कौन सी टोपोलॉजी के अंदर हाईएस्ट रिलायबिलिटी है, ठीक है, तो वो होती है मैश टोपोलॉजी के अंदर। अगला प्रश्न है हाउ लॉन्ग इज एन IP6 एड्रेस, ठीक है, IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है, तो वो होता है 128 बिट्स, 128 बिट्स लंबा होता है IPv6, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि IPv4 का जो एड्रेस होता है वो कितना लंबा होता है, ठीक है, तो ये आप इसका आंसर हमको कमेंट करके बताना। IPv4 का जो एड्रेस है वो कितना लंबा होता है, IPv6 का 128 बिट और IPv4 का आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखते हैं किस किस को आता है। अगला प्रश्न है व्हाट फ्लेवर ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमिशन कैन बी यूज्ड टू हैव वन IP एड्रेस अलो मैनी यूजर्स टू कनेक्ट द इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट के लिए ऐसा कौन सा नेटवर्क एड्रेस है ट्रांसलेशन कैन बी यूज्ड फॉर वन IP, एक ही IP के अंदर हम मैनी यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो होता है PAT, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दो टाइप्स होते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के। अगला प्रश्न है व्हाट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी कमांड होती है जो बैकअप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो होती है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्ट कॉन्फ़िग, ठीक है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप और कॉन्फ़िग, ये कमांड होती है जो क्या करती है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करती है। अगला प्रश्न है टू बैकअप एन iOS व्हाट कमांड विल बी यूज, ठीक है, जो हम अगर हमको iOS का बैकअप लेना है तो कौन सी कमांड हम यूज करेंगे, तो वो होता है कॉपी फ्लैश TFTP कॉपी फ्लैश TFTP कमांड का हम यूज करेंगे हमारे iOS के बैकअप करने के लिए। अगला प्रश्न है व्हाट प्रोटोकॉल डज PPP यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो वो होता है NCP, ठीक है। अगला प्रश्न है विच प्रोटोकॉल डज DHCP, which protocol does DHCP at, अगला प्रश्न है which protocol does DC, अगला प्रश्न है which protocol does DHCP use at the transport layer, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर यूज करता है, तो वो होता है UDP, ठीक है। अगला प्रश्न है वेयर इज ए हब स्पेसिफाइड इन द OSI मॉडल, OSI मॉडल के अंदर हब कहाँ पे स्पेसिफाइड होता है, तो वो होता है फिजिकल लेयर के ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML, तो ये आगे जो क्वेश्चन है वो HTML से रिलेटेड है, ठीक है। चूज द करेक्ट हाईएस्ट हेडिंग, ठीक है, जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है उसका टैग कौन सा होता है HTML के अंदर, तो वो होता है H1, और सबसे छोटी हेडिंग के लिए H6 का हम यूज करते हैं, ठीक है, सबसे छोटी H6 और सबसे बड़ी H1 हेडिंग होती है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग आर टेबल टैग्स, टेबल टैग्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है टेबल TH यानी कि टेबल हेडिंग TR TD, ठीक है, तो ये टैग होते हैं टेबल टैग्स की। अगला प्रश्न विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर था, ठीक है, तो वो होता है नेक्सस, नेक्सस क्या है फर्स्ट वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है हु क्रिएटेड द फर्स्ट वेब ब्राउजर, जो हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर है नेक्सस, उसको किसने क्रिएट किया था, तो वो टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप इज, नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, तो वो है मोजिला फायरफॉक्स जिसको कहते हैं, तो वो क्या है नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन है।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईडीई। आईडीई इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो है टेक्स्ट एडिट ब्रैकेट के अंदर मैक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आईडीई स्टैंड्स फॉर, यानी कि आईडीई का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से बताना है कि आपको कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, अपाचे टॉमकैट भी है, जेटी भी है, टोर्नाडो भी है, लेकिन ब्लू जीरोफन वेब सर्वर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन ए प्रेजेंटेशन। यानी कि प्रेजेंटेशन जब हम ओपन करते हैं तो ऐसा कौन सा टैब है जो लेफ्ट पैनल के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो वो है नोट्स। अगला और हमारे इस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट के अंदर कौन सा सेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो वो होता है एनिमेशन। एनिमेशन हमारे स्लाइड लेआउट के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, खुद कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। जो आते थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। ठीक है, तो सब आप इसमें हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, ये है, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको भी देख लेंगे कि क्या करना है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो और इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो करना ही है और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है। ठीक है, तो मेहनत के लिए तो लाइक बनना चाहिए। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। और मुझको ये भी बताना कि मैं लाइव क्लास लेकर आऊँ या ना आऊँ। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लास भी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता देना कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लाइव वीडियो चलाएंगे और क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बाय बाय।